अंशुल अग्रवाल। मैं एमडी डीएन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। मैं डायबिटीज़, थायराइड और हार्मोन रोगों से डील करता हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी डायबिटीज़ के बारे में। हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इसको विस्तार में जानें। तो सबसे पहले अगर बात करें डायबिटीज़ क्या होता है। डायबिटीज़ हम जैसे कि जानते हैं, बहुत मोटे तौर पे समझाने के लिए बताते हैं कि ये एक शुगर की बीमारी है जिसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो मेन प्रॉब्लम शुगर की नहीं है, मेन प्रॉब्लम कुछ हार्मोन की है जिसको कि इंसुलिन नाम का हार्मोन बोलते हैं, जो पैंक्रियाज के ग्रंथ से बनता है। यदि इंसुलिन की मात्रा कम बने या इंसुलिन का एक्शन कम हो जाए, इसकी वजह से बॉडी में शुगर का संचालन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। शुगर कोशिकाओं तक नहीं पहुंचने के कारण एनर्जी सेल्स में एनर्जी नहीं बनती है। तो मेन हमने जाना कि ये डायबिटीज़ शुगर की बीमारी नहीं है, ये शुगर तो एक साइड इफेक्ट है बढ़ना, लेकिन मेन बीमारी है इंसुलिन की। और इसी चक्कर में काफ़ी सारी भ्रांतियाँ आती हैं हमारे अंदर और आसपास के सोशल मीडिया में आप पढ़ते हैं कि जैसे कि क्योंकि ये शुगर की बीमारी है तो इसका तोड़ कोई कड़वी चीज़ हो सकती है, जैसे कि नीम का जूस, करेले का जूस या कोई भी कड़वा पदार्थ, इसको लेने से शुगर जो है ठीक हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये शुगर की बीमारी नहीं है, ये तो शुगर एक साइड इफेक्ट है जो कि बॉडी में पड़ रहा है। ये मेन बीमारी है इंसुलिन नाम के हार्मोन की। यदि वो हमारा कम बनेगा तो हमारी बॉडी में शुगर बढ़ने लगे। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि डायबिटीज़ क्या होता है। डायबिटीज़ एक इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होती है जिसकी वजह से साइड इफेक्ट में शुगर बढ़ जाती है। तो अब हम जाने कि इस डायबिटीज़ में किस तरह के लक्षण होते हैं। हमने काफ़ी लोगों को जैसे कि देखा गया है कि डायबिटीज़ बहुत लेट प्रेजेंट करती है या फिर लेट डायग्नोज होती है। क्योंकि हम यही नहीं जानते कि हमें कब जो है किस तरह के लक्षण हो, तो कब हमें जो है जांच करानी चाहिए शुगर की। तो हम आज जाने की अनफॉर्चुनेटली कई पेशेंट्स में ये देखा गया है कि शुगर के होने के बहुत कोई लक्षण नहीं होंगे या बहुत मामूली से लक्षण होंगे। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो रहा है तो ज़रूर जाके एक बार शुगर सिंपल ग्लूकोमीटर से चेक ज़रूर करें। तो सबसे पहले डायबिटीज़ में पेशाब ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना और इसी के साथ अगर ज़्यादा बढ़ती है तो वज़न गिरना। इसके साथ ही साथ आपके पैर में, हाथों में झुनझुनी हो सकती है। अधिकतम आपको वीकनेस लगेगी, जल्दी कुछ भी करेंगे जल्दी थकान हो जाएगी या फिर आंखों से धुंधलापन दिखना। यदि इनमें से आपको कोई भी एक लक्षण महसूस हो रहा है तो अपनी शुगर की जांच अवश्य कराएं। आज तक हमने जाना कि डायबिटीज़ क्या है और डायबिटीज़ के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको अगर डायबिटीज़ है या आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है तो उससे ज़रूर पूछें, अपने डॉक्टर से ज़रूर कंफर्म करें कि आपको किस तरह की डायबिटीज़ है। तो आज हम जानेंगे कि आपको डायबिटीज़ के प्रकार क्या होते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ जिस तरह की होती है उसका ट्रीटमेंट उसी की तरह जो है वेरी करता है। तो डायबिटीज़ अमूमन अगर मोटे मोटे तौर पे कहें तो दो प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ काफ़ी अनकॉमन है जो कि करीबन 5 से 10% लोगों को ही होती है और टाइप 2 काफ़ी कॉमन है जो 90% लोगों को पाई जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ अमूमन बच्चों में पाई जाती है, जो 5 से 15 साल के बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। हालांकि ये आगे चल के भी देखने को मिल सकती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में स्पेसिफिकली इंसुलिन बॉडी से कम बनना स्टार्ट हो जाता है और किसी भी दवाइयों के माध्यम से इस इंसुलिन को नहीं बनाया जा सकता। इसी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन डिपेंडेंट है और अमूमन इनको लाइफ लॉन्ग इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। और अभी हाल फिलहाल इंसुलिन हमें केवल इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल है, तो इंजेक्शन इंसुलिन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके बिना लाइफ प्रॉपर नहीं जी जा सकती है। इसके बाद दूसरा टाइप आता है टाइप 2, जो अमूमन हम काफ़ी देखने को मिलता है। इसमें बेसिकली इंसुलिन की एक्शन की कमी की वजह से होती है। ये टाइप 2 जेनेटिक होती है, जीन से रिलेटेड होती है, मोटापे से रिलेटेड होती है, लाइफस्टाइल अगर हमारी इम्प्रॉपर है, प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज नहीं है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है यानी कि हम कम चलते हैं, हमारा ज़्यादातर बैठने का काम है, और अगर जीन्स में है तो ये टाइप 2 के जीन्स मैनिफेस्ट होके आपको टाइप 2 डायबिटिक कर सकते हैं।
तो टाइप 2 डायबिटीज़ में मेनली इंसुलिन का एक्शन कम होता है, जिसकी वजह से इसमें हम दवाइयाँ अगर देते हैं तो इंसुलिन बनाने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है दवाइयों के माध्यम से, और यदि प्रॉपर डाइट एक्सरसाइज करते हैं तो इंसुलिन का एक्शन बढ़ाया जा सकता है। इसी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्सिबल भी हो सकती है यदि हम उसके एक्शन को, इंसुलिन के एक्शन को किसी भी कारणवश बढ़ा सकें। तो हमने मेनली मोटे तौर पे ये जाना कि टाइप 1 और टाइप 2 ये बेसिक 2 प्रकार की डायबिटीज़। हमने अभी तक जाना कि डायबिटीज़ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या क्या लक्षण होते हैं। तो आज हम जानते हैं कि डायबिटीज़ में अगर किसी को डायबिटीज़ है तो शुगर कितनी लेवल की होनी चाहिए। इसको जानने से पहले ये जान लें कि हमें शुगर कंट्रोल क्यों करनी है, क्योंकि ये काफ़ी सारे शोधों में पाया गया है, बड़े बड़े शोधों में पाया गया है कि यदि शुगर कंट्रोल नहीं है या लेवल से ज़्यादा है तो आगे चल के गंभीर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं। लेकिन यदि जिन जिन लोगों ने शुगर्स को स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल किया और उस लेवल तक कंट्रोल किया जो गाइडलाइंस में है, उस बेसिस पे अगर शुगर को कंट्रोल करते हैं तो आगे जाके डायबिटीज़ से जो गंभीर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जिसमें हार्ट डिसीज़, किडनी डिसीज़, स्ट्रोक, लकवा या फिर पैरों में छाले पड़ना या पैर कट जाना, ये तक के गंभीर कॉम्प्लिकेशन है, उनको अवॉइड किया जा सकता है। तो हमारी टारगेट शुगर कितनी होनी चाहिए डायबिटीज़ में? खाली पेट शुगर 80 से 130 के बीच में आनी चाहिए, भरे पेट की शुगर 100 से 180 के बीच में आनी चाहिए, और इसी के साथ 3 महीने का एवरेज शुगर औसतन जांच, जिसको HbA1c के नाम से टेस्ट को जानते हैं, ये आपका 7 के अंदर आना चाहिए। किसी किसी केस में हम 6.5 तक टारगेट करते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये 7 तक आना चाहिए। HbA1c जांच बहुत ही अच्छी सर्टिफाइड लैब से और प्रॉपर मेथड से ही कराते हैं, तभी हम इसको टेस्ट को सही मानते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें मोटे तौर पे तो टारगेट शुगर कितनी होनी चाहिए? खाली पेट 80 से 130, भरे पेट 100 से 180 और HbA1c की जांच 7 से कम। में जाना कि डायबिटीज़ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या क्या लक्षण होते हैं यदि डायबिटीज़ पे शुगर की मात्रा बढ़ जाए। तो आज हम जानेंगे कि शुगर की मात्रा यदि कम हो जाए तो क्या लक्षण होते हैं। तो इसको पहले जानने से पहले ये जान लें कि किसी भी डायबिटिक मरीज़ में शुगर कैसे कम हो सकती है। यदि आप पहला अगर काफ़ी हाई डोज दवाइयाँ ले रहे हैं, उसकी वजह से शुगर कम हो सकती है, या फिर बहुत लंबा फास्ट करने जा रहे हैं। अगर कोई भी डायबिटिक व्यक्ति फास्ट करता है तो शुगर लो होने की आशंका बहुत हाई होती है। इसी के साथ यदि उल्टी, दस्त या भूख ना लगने की वजह से, किसी बीमारी की वजह से भूख ना लगे, उस वजह से शुगर कम हो सकती है, या फिर किडनी में इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से या लिवर में इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से एक्सेसिव अल्कोहल पीने से भी शुगर का लेवल काफ़ी डाउन जा सकता है। कितना डाउन होने पे बोलेंगे कि शुगर कम है? यदि 70 से अगर शुगर कम हो जाए तब बोला जाएगा कि शुगर लो हो रही है। यदि शुगर लो होती है तो बॉडी में किस तरह के लक्षण आएंगे? बॉडी में कंपन सी लगेगी, चक्कर, घबराहट लगेगी, सर में दर्द हो सकता है, भूख ज़्यादा लग सकती है, दिल की धड़कन एकदम से तेज होने लगेगी, बॉडी के अंदर पसीना आने लगेगा। यदि इनमें से कोई भी लक्षण डायबिटिक मरीज़ को आए, उसी वक्त इंस्टेंटली शुगर को सिंपल ग्लूकोमीटर से मॉनिटर करें। यदि 70 से कम आती है तो उसी वक्त उनको चीनी का घोल, पानी में चीनी का घोल दे सकते हैं। सिंपल ग्लूकॉन डी को पानी में घोल के दे सकते हैं। 3 ग्लूकोज टैबलेट, जो कि 5 ग्राम की ग्लूकोज की टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, 3 ग्लूकोज टैबलेट्स दे सकते हैं। सिंपल एक्लेयर्स या कोई भी चॉकलेट रख सकते हैं जो डायरेक्टली दे सकते हैं। यदि लेने लायक नहीं बचे या फिर उनको दिक्कत आ रही है कि वो लोटक नहीं पा रहे, तो थोड़ा सा शहद जीभ के अंदर रख के चटा सकते हैं। यदि इसके बाद भी शुगर्स अगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं, और चीनी का घोल ब्लड के द्वारा देने की ज़रूरत पड़ेगी। और यदि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा जो रिलेटिव है या डायबिटिक मरीज़ हैं वो अनकॉन्शियस हो सकते हैं और मृत्यु भी होने की आशंकाएं होती हैं। तो इसको अगर हम जल्दी से जल्दी करेक्ट करें, उतनी ही जल्दी ये शुगर्स का लेवल हम इम्प्रूव कर सकते हैं और आगे होने वाली गंभीर समस्याओं से बच सकते हैं। आज हम ये जानेंगे कि डायबिटीज़ से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। अब जैसे कि हम सब लोग जो है अपने डायबिटिक रिलेटिव्स को या फिर सबको बोलते हैं कि आपको शुगर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, लेकिन आखिर हमने कभी ये जानने की कोशिश की क्यों हमें शुगर कंट्रोल करने की ज़रूरत है? तो इसका आंसर इस डायबिटीज़ से रिलेटेड जटिलताओं या कॉम्प्लिकेशंस में छुपा हुआ है।
यदि डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करते हैं तो सबसे पहले तो कुछ प्रॉब्लम्स इमीडिएट होंगी, यानी कि एक्यूट होंगी, कुछ प्रॉब्लम लंबे समय पे हमारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करेगी। तो इमीडिएट क्या प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, जैसे कि पैरों में झुनझुनी होना, आंखों से धुंधला दिखना, वज़न धीमे धीमे कम हो जाना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होना, किसी भी चीज़ में कंसंट्रेशन ना लग पाना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। या फिर डायरेक्ट कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, किसी भी तरह का इन्फेक्शन डायबिटिक मरीज़ में हो सकता है, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी डाउन होने लगती है, स्पेशली जो शुगर कंट्रोल नहीं है, जैसे कि निमोनिया होना, पेशाब में इन्फेक्शन होना, किडनी के अराउंड पस जमना, लिवर के अराउंड पस जमना, यहाँ तक कि ब्रेन के अराउंड पस जमना, किसी भी तरह का भीषण इन्फेक्शन जो कि हो सकता है, जिसको लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ेगी और लंबे समय तक वो ठीक भी नहीं हो पाता यदि आपकी शुगर्स कंट्रोल है, क्योंकि बॉडी के लड़ने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। तो ये हो गई कुछ एक्यूट प्रॉब्लम्स, इमीडिएट प्रॉब्लम जो कि शुगर ना कंट्रोल होने की वजह से हो। और दूसरा होता है क्रोनिक प्रॉब्लम, जो कि लंबे समय तक यदि शुगर कंट्रोल नहीं हो तो यह शुगर एक दीमक की तरह होती है, जो धीमे धीमे हमारे ऑर्गन्स को, हमारे सेल्स की कोशिकाओं को धीमे धीमे डैमेज करने लगती हैं। तो वहाँ पे कहाँ इन्वॉल्वमेंट होगा, तो सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट हो सकता है हार्ट में, यदि बड़ी रक्त नलियों में इन्वॉल्वमेंट होता है तो हार्ट में हार्ट अटैक आ सकता है, अगर लकवा पड़ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, या फिर पैरों की नसों में ब्लॉकेज होने की वजह से पैरों में छाले हो सकते हैं, या फिर पैर कालापन पड़ सकता है। यदि छोटी रक्त नलियाँ भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, जिसकी वजह से किडनी में इन्वॉल्वमेंट आ सकता है, पैरों की नसों में इन्वॉल्वमेंट आ सकता है, जिसकी वजह से झुनझुनी या सुन्नपना महसूस होने लगेगा, या फिर आँखों के पर्दे के पीछे जो पर्दा है उसमें इन्वॉल्वमेंट आने लगेगा, जिसकी वजह से आँखों से धुंधलापन दिखने लगेगा। तो यह इतनी सारी भीषण जटिलताओं से जूझना पड़ सकता है डायबिटिक मरीज़ को, यदि वो स्टार्टिंग से शुगर्स को कंट्रोल नहीं करते हैं, और ये शुगर्स हमारे ऑर्गन्स को यदि डैमेज कर देती हैं, उसके बाद डॉक्टर्स के पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचते, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि आगे चल के ये सारी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इवन शोधों में भी ये देखा गया है कि शुगर्स को स्टार्टिंग से यदि कंट्रोल करते हैं, अगर आप डायबिटिक्स को प्रॉपर मैनेज करते हैं, प्रॉपर डाइट एक्सरसाइज जो आपके डॉक्टर ने आपको बताई है उसको फॉलो करते हैं, 3 महीने में हर बार शुगर्स को HbA1c के द्वारा जांच करते रहें, HbA1c को मेंटेन करें, HbA1c 7 या 6.5 से कम होना चाहिए। यदि इन सारी चीज़ों को हम फॉलो करते हैं तो इन सारी जटिलताओं से या भीषण कॉम्प्लिकेशन से डायबिटीज़ की, इनसे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। आज हम जानने जा रहे हैं कि डायबिटीज़, जो कि बहुत सारा अहम सवाल हमारे मन में भी आता है कि डायबिटीज़ को क्या ख़त्म किया जा सकता है, और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हम देखते रहते हैं कि काफ़ी सारे लोग क्लेम करते हैं कि डायबिटीज़ को पूरी तरह से ख़त्म किया सकता है अलग अलग तरीक़ों से। तो क्या ये इसमें सच्चाई है और क्या इसमें झूठ है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें कि क्या डायबिटीज़ रिवर्सल पॉसिबल है, तो इसमें मैं पहले कहना चाहूँगा कि कुछ तरह की डायबिटीज़, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़, पैंक्रियाटिक डायबिटीज़ जो कि पैंक्रियाज के इन्वॉल्वमेंट से होती है, कुछ ऑटो इम्यून डायबिटीज़ होती हैं जो एडल्ट्स में होती हैं, उन केसेस में रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। इसलिए जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हमेशा डायबिटिक मरीज़ को ये अपना जानना बहुत ज़रूरी है कि उसको किस तरह की डायबिटीज़ है। तो अनुमान ये जितनी भी अलग तरह की डायबिटीज़ हैं उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ को हालांकि कुछ शोधों में पता किया है कि रिवर्स किया जा सकता है। तो उनमें भी कौन कौन से लोग वो टाइप 2 डायबिटीज़ के आते हैं जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। उनमें अगर टाइप 2 डायबिटीज़ इनिशियल स्टेज में डायग्नोस हुई है, अभी अभी जब पता चला है, ख़ास तौर से 2 से 5 साल के अंदर की जो डायबिटीज़ है, और वो लोग जिनमें मोटापा ज़्यादा है, फैट, एब्डोमिनल फैट, पेट के अराउंड चर्बी ज़्यादा है, उन केसेस में यदि हम बहुत ही अच्छी डाइट और एक्सरसाइज के द्वारा यदि 3 से 6 महीने में अगर वेट कम कर लिया जाए, एक बहुत ही अच्छे शोध में ये पता चला था कि अगर वेट 15% तक, 10 से 15% तक कम कर लिया जाए तो करीबन 70% लोग में डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है या ख़त्म हो सकती है। हालांकि इसमें यह भी देखा गया कि ये जो रिवर्सिबिलिटी थी या डायबिटीज़ का ख़त्म होने वाला कंडीशन था, ये सस्टेनेबल नहीं होता।
इवन अगर वेट को मेंटेन कर लें, वेट कम करने के बाद उसको कम ही रखें और डाइट को बहुत अच्छा मेंटेन करें, ये लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं रहेगा और आगे चल के अगर जीन्स में है तो वापस से डायबिटीज़ उभर के आएगी। तो यह कहना बहुत गलत होगा कि रिवर्सल पॉसिबल है, लेकिन इसमें हम नया टर्म दे सकते हैं कि रिमिशन पॉसिबल है, यानी कि डायबिटीज़ के प्रोग्रेशन को हम डिले कर सकते हैं पर हम पूरी तरह से रोक नहीं सकते। लेकिन यह बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि यदि हम प्रॉपर डाइट एक्सरसाइज से स्टार्टिंग से ही शुगर को मैनेज कर ले, आगे चल के डायबिटीज़ से होने वाली जटिलताओं या कॉम्प्लिकेशन से बहुत अच्छे से रोका जा सकता है। तो सबसे फोरमोस्ट चीज़ जो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में देखी गई है वो है हमें अपनी जीवन शैली में चेंज करना, ना कि दवाओं पर निर्भर रहना। यदि हम जीवन शैली में स्टार्टिंग से ही चेंज कर लेते हैं तो आगे चल के बॉडी में इंसुलिन बनने की क्षमता बनने लगती है, इतना कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है, दवाइयों की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो सकती है या बहुत कम हो सकती है। यदि किसी को इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है वो भी ख़त्म हो सकती है। तो काफ़ी हद तक डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है केवल और केवल हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करने के। तो आज हम जानेंगे, और ये काफ़ी भ्रांति है, मिथ है कि क्या डायबिटीज़ की दवा लगातार लेने से कोई नुकसान होता है। तो ये काफ़ी सारा सोशल मीडिया में फैला भी है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ या होम्योपैथिक दवाइयाँ पाई जाती हैं कि काफ़ी सेफ़ हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। एलोपैथिक दवाइयों में काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स है। आगे चल के ये सोचते हैं कि किडनी या हार्ट में इन्वॉल्वमेंट करती हैं ये दवाइयाँ। कुछ लोग इस चक्कर में एलोपैथिक दवाइयों को छोड़ के कुछ और चीज़ों को उपयोग करने लगते हैं अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। अल्टीमेटली जब शुगर्स नहीं होती तो फिर से दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन आखिरी में जब कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो ब्लेम दवाइयों पे आता है कि इन दवाइयों के लेने की वजह से ये इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो क्या ये सही है या गलत, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, जो भी दवाई जो मार्केट में आई है वो करोड़ों लोगों में पहले शोध किया गया, उसके इफ़ेक्ट्स को जाना कि वो किस किस कोशिका लेवल पे, किस किस सेल्स के लेवल पे उसका इफ़ेक्ट आता है और उसका क्या क्या दुष्परिणाम हो सकता है। क्या उसका दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा है, उसके इफ़ेक्ट्स के से ज़्यादा है वो, तो उस दवा को मार्केट में लॉन्च ही नहीं होने देते। यदि उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है और उसके दुष्परिणाम बहुत कम है तो उसको हम मार्केट में लॉन्च करते हैं। मार्केट में लॉन्च तभी होती है जब काफ़ी सारे लोगों पे उसका शोध हो चुका होता है और उसके बाद ही डॉक्टर के पास या केमिस्ट के पास वो दवा यहाँ पर पहुँचती है। अब अगर कोई भी दवा जो डायबिटीज़ से रिलेटेड है, हर डॉक्टर को ये पता होता है कि उस दवा से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। क्या उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत भीषण है, क्या नॉर्मल है, यह भी पता होता है। जो सिंपल साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कॉमन है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को नहीं मिलते। कुछ दवाइयों से कुछ सिंपल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं क्योंकि ये आर्टिफिशियल चीज़ है। यदि हमारी बॉडी उसको लेती है तो किसी को उल्टी होना, दस्त होना, कब्जियत होना, इस तरह के, या मेटालिक टेस्ट होना, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस या दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन इसको बहुत अच्छी तरह से टैकल किया जा सकता है। यदि आपको ये दिक्कत आ रही है तो उस दवा की डोज को कम कर दिया जाएगा या उस दवा को रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये कॉम्प्लिकेशन देखने को केवल 100 में से 1 को ही मिलता है। 99 लोगों में ये कॉम्प्लिकेशन या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा भी नहीं। अब दूसरा आता है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, यानी कि किडनी और हार्ट में इन्वॉल्वमेंट की बात। यानी कि ये जो दवाइयाँ हैं ये किडनी में या हार्ट में इन्वॉल्वमेंट नहीं करती। इनफैक्ट कोई भी दवा डायबिटीज़ के लिए स्पेसिफिकली ये एक निर्धारित किया गया है कि यदि उसके लिए एक हार्ट के लिए ट्रायल की जाएगी, शोध किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि डायबिटीज़ की दवा सेफ़ है कि नहीं है, तभी मार्केट में आएगी। तो इससे ये प्रूव हो गया, काफ़ी सारे शोधों के बाद ये प्रूव होने के बाद ही ये मार्केट में लॉन्च होती है कि इनका हार्ट या किडनी पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो हर डायबिटिक्स में जब शुगर्स कंट्रोल नहीं होती, शुगर बढ़ने के कारण हार्ट और किडनी में इन्वॉल्वमेंट होने लगता है, तो उसका दोष हम या तो दवा पे या इंसुलिन पे डाल देते हैं, जो कि गलत है। ये एक्चुअली कुछ दवाइयाँ तो आजकल मार्केट में ऐसी आ गई हैं जो आगे चल के हार्ट या किडनी के इन्वॉल्वमेंट को होने से ना बढ़ाएंगी नहीं, ना न्यूट्रल रहेंगी, इनफैक्ट सेफ रहेंगी और उसके किडनी और हार्ट के इन्वॉल्वमेंट को होने से रोकेंगी। तो
आज हमें ये जाना कि जो दवाइयाँ हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स प्रोफाइल होते हैं, लेकिन माइल्ड साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल होते हैं, जैसे कि उल्टी होना, दस्त होना, जो कि इजीली आपका डॉक्टर उस चीज़ को मैनेज कर सकता है। लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि हार्ट किडनी में इन्वॉल्वमेंट, किसी भी तरह का मेजर साइड इफ़ेक्ट्स, कैंसर होना, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी इन दवाइयों से नहीं देखी गई हैं और इसीलिए ये दवाइयाँ काफ़ी सेफ़ हैं और हमें चाहिए कि हम आगे लंबे समय तक शुगर्स को इन दवाइयों के माध्यम से कंट्रोल करें ताकि इन भीषण कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकें। आज हम ये जानेंगे कि क्या डायबिटीज़ में शराब या बीड़ी, तंबाकू का सेवन की अनुमति है या नहीं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। काफ़ी सारे मरीज़ मेरे से ये पूछते भी हैं कि क्या ये सेवन हम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडिक्शन है जिसको रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन के बाद ही हम रिमूव कर सकते हैं। तो अब अगर डायबिटिक भी हैं अगर हम साथ में, तो इन चीज़ों के सेवन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो ये सब शोध के अनुसार, जो शोध हुए उन्हीं के अनुसार ये डेटा मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो शराब के लिए यह बोला गया है कि शराब मॉडरेशन में डायबिटिक मरीज़ों के लिए ठीक है। मॉडरेशन, कितना मॉडरेशन कहेंगे, यानी कि विस्की के या किसी भी अल्कोहल के 2 पैक्स प्रति हफ्ते यदि कंज्यूम करते हैं तो वो सेफ़ पाए गए हैं। इतना अल्कोहल कंज्यूम करने से बॉडी में कोई हार्म होने के चांसेस कोई ज़्यादा नहीं होंगे। अब ये बात करी अल्कोहल की। इसके बाद अगर हम बात करें तंबाकू की, यानी कि बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू का सेवन करना, तो यहाँ पाया गया है कि हम अगर देखें कि डायबिटीज़ में शुगर्स को क्यों कंट्रोल करते हैं, तो मेजर कारण है शुगर को कंट्रोल करने का ताकि आगे चल के हार्ट की परेशानी डायबिटिक्स में नहीं हो। हार्ट अटैक की सबसे ज़्यादा मेजर कारण जो पता चला है कि डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा कॉमन है। और इसी तरह से सेकंड अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कॉमन है उनमें जिनमें तंबाकू का सेवन करते हैं। तो डायबिटीज़ में यदि रिस्क 3 टाइम्स है किसी भी हार्ट की प्रॉब्लम होने को, उसी तरह से बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं उनको 4 गुना ज़्यादा रिस्क होता है हार्ट की परेशानी होने में या फिर ब्रेन का स्ट्रोक होने में, यदि वो मरीज़ डायबिटीज़ भी है और तंबाकू भी सेवन करता है। तो 4 + 3 7 नहीं होता, 4 × 3 12 टाइम्स हाई रिस्क बढ़ जाता है हार्ट की परेशानियाँ होने में। तो यदि अगर कोई डायबिटीज़ मरीज़ स्मोकिंग भी करता है तो बहुत हाई चांस है कि आगे चल के हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक के चांसेस हो। तो मैं हमेशा अपने जितने भी रोगी हैं उनको, जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, उनको हमेशा ये रिकमेंडेशन ज़रूर देता हूँ कि सिगरेट, बीड़ी डायबिटीज़ के बाद इसको अपन टोटली बंद कर दें ताकि आगे चल के हमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। क्योंकि आगे चल के जब कॉम्प्लिकेशन होंगे अल्टीमेटली आपको वैसे भी बंद करना पड़ेगा। आपको खुद करोगे उससे पहले उस कॉम्प्लिकेशन को ना होने दें और उससे पहले ही बंद कर दें। तो आज हमने जाना कि अल्कोहल मॉडरेशन में और बीड़ी सिगरेट डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। डायबिटीज़ का जो मरीज़ है वो अपना बेहतर इलाज कैसे कर सकता है, तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट हो जा सकता है क्योंकि काफ़ी सारे मरीज़ों को ये पता ही नहीं होता कि अगर हमें डायबिटीज़ हो गई है तो हमें किस तरह से उसको अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से इलाज करना चाहिए, कब कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब कब क्या क्या जांचें करनी चाहिए। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था वो है डाइट और एक्सरसाइज। शुगर के मरीज़ों को यदि वो प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं, अपना वज़न जो पहला वज़न था जब डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई उसके 10 से 15% कम कर लेते हैं, तो आदि शुगर से होने वाली समस्याओं से तो हम पहले ही बच जाएंगे। यानी कि जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें हमारा काफ़ी जो रेट है कॉम्प्लिकेशन होने का वो काफ़ी कम हो जाएगा। इसके साथ ही अपने डॉक्टर से मिलके आपके अनुसार उपयुक्त दवाइयों का सेवन करें। उस दवाइयों को लेते लेते उचित टाइम पे उसकी शुगर की सिंपल ग्लूकोमीटर स्टेप्स के द्वारा मॉनिटर करें शुगर्स को। यदि वो शुगर्स नॉर्मल आ रही है तो उन दवाइयों को अपने डॉक्टर के अनुसार कंटिन्यू करें। हर 3 महीने में 3 महीने से की औसतन शुगर, जिसको कि HbA1c के नाम से जानते हैं, उसको चेक करवाएं। अपना टारगेट HbA1c 7 से कम रखें या 6.5 से कम रखें, या डॉक्टर के अनुसार टारगेट दिया हुआ HbA1c को मेंटेन करें। किसी किसी केस में HbA1c हम 8 से कम भी कोशिश करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों में 7 या 6.5 के अंदर टारगेट करते हैं। इसके साथ साथ हर साल
किडनी की जांच, पेशाब की जांच जिसमें प्रोटीन तो नहीं लीक कर रहा है, लिवर की जांच, कोलेस्ट्रॉल की जांच या ज़रूरत पड़ने पे डॉक्टर के अनुसार हार्ट की जांच जिसमें सिंपल ईसीजी या ईको की आवश्यकता पड़ सकती है, या हर साल। और इसके साथ साथ सेंसेशन, पैरों में सेंसेशन की जांच हर साल ये हमें करानी चाहिए। ये सब अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की गाइडलाइंस के द्वारा निर्धारित दिए हुए संदेश हैं, जिसके द्वारा हर डॉक्टर उसको मैनेज करने की चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स हैं जो हमें देखनी चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज़ और मिस हुई है, जो कि आंखों के पर्दे की जांच हर साल ये चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो यदि अगर हम ये सब करते हैं तो आगे चल के डायबिटीज़ से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से हम बहुत अच्छे से बच सकते हैं। तो आज हमने ये जाना कि स्पेसिफिकली डायबिटिक मरीज़ को डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर जानकार डॉक्टर से अपने ज़रूरत अनुसार दवाइयों का उपयोग करें। इसके साथ साथ HbA1c की जांच हर 3 महीने में करवाएं, उसको 7 या 6.5 से कम टारगेट करें, और साथ में कुछ जांचें साल में एक बार करवाएं, जिसमें कि किडनी, लिवर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, पैर के सेंसेशन और आंखों के पर्दे की जांच इंक्लूड की जाती है। ये डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ में क्या क्या जांचें करानी चाहिए। तो अनुमान जब डायबिटीज़ को पहले ये जान लें कि डायबिटीज़ कैसे हम डायग्नोज करें। तो अगर खाली पेट की शुगर 126 या 126 से ऊपर आए, या भरे पेट की शुगर जो कि 2 घंटे बाद खाने के चेक करते हैं 200 या 200 से ऊपर आए, या 3 महीने की एवरेज शुगर 6.5 या 6.5 से ऊपर आए, तो हम ये बोलेंगे कि डायबिटीज़ है। कभी कभार कंफर्मेशन के लिए ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें 75 ग्राम ग्लूकोज पाउडर पीने के 2 घंटे के बाद शुगर की जांच की जाती है। यदि शुगर 200 या 200 से ऊपर आए तब मानते हैं कि शुगर हो गई। यदि इनमें से कोई भी 2 क्राइटेरिया पॉजिटिव आते हैं तब हम बोलते हैं कि इस व्यक्ति को शुगर है और उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि डायबिटीज़ पहली बार डायग्नोज हो जाती है, उसके बाद हमें क्या क्या जांचें करानी चाहिए। सबसे पहली बार टाइप 2 डायबिटीज़ में आशंकाएं होती हैं कि अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसके लिए अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन और यूरोपियन एसोसिएशंस ये सब रिकमेंडेशंस देती हैं कि हमें नियमित तौर पे सबसे पहले जैसी डायग्नोज हो, सबसे पहले किडनी का टेस्ट कराना चाहिए, जिसमें सीरम क्रिएटिनिन आता है। इसके साथ साथ ही पेशाब में प्रोटीन की मात्रा तो नहीं जा रही है, जिसको बोलते हैं यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, इस टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। पैरों में नसों में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, उसके लिए एक न्यूरोपैथी टेस्टिंग होती है, जिसको कि VPT टेस्ट बोलते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। इसके बाद लिवर के टेस्ट में कोई फैटी लिवर तो नहीं हो रहा, उस टेस्ट की आवश्यकता होगी। हार्ट में इन्वॉल्वमेंट है, वो अगर सिम्टम्स हैं तो उसके आधार पे हार्ट की जांचों की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा आंखों के पर्दों की जांच होती है, जिसमें पुतली फुला के आंखों के पर्दों में कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, इसकी हमें जांच करनी होती है। इसके बाद जैसे ही शुगर के लिए दवाइयाँ स्टार्ट की जाती हैं तो रेगुलर बेसिस पे शुगर की जांच हमें ग्लूकोमीटर के माध्यम से रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए, जिसमें 6 तरह की शुगर अनुमान हमें चेक करने की आवश्यकता होती है। सुबह खाली पेट की शुगर, सुबह खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर, दोपहर खाने के पहले की शुगर, दोपहर खाने के 2 घंटे बाद की शुगर, रात खाने के पहले की शुगर और रात खाने के 2 घंटे बाद की शुगर। इन 6 में से नियमित तौर पे एक शुगर डेली चेक की जा सकती है। रैंडमली इन्हीं शुगर्स को हमें मॉनिटर करना चाहिए। इसके अलावा आधुनिक तौर पे एक डिवाइस आया है जिसको कि CGMS डिवाइस बोलते हैं, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि एक चिप की तरह यहाँ अटैच हो जाता है और ये बिना प्रिक के शुगर को रेगुलर बेसिस पे हर 15 मिनट में शुगर को मॉनिटर कर सकता है। तो ये डिवाइसेस भी कभी कभार आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकते हैं शुगर को मॉनिटर करने के लिए। इसके बाद हर 3 महीने में HbA1c, जो कि 3 मंथ्स का एवरेज ब्लड शुगर टेस्ट होता है, उसकी टेस्ट की आवश्यकता होती है और HbA1c का टारगेट 7 से कम या किसी में 6.5 से कम का टारगेट लेके चलते हैं। तो हर 3 मंथ्स में HbA1c की जांच होनी चाहिए। इसके बाद अगर ये सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो हर साल हमें वही जांचें फिर से करानी है, यदि डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहे। तो डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन में क्या जांचें आती हैं, ये हर साल कराने की आवश्यकता है। वो है सीरम क्रिएटिनिन, किडनी की जांच,
किडनी के ही अंदर पेशाब की जांच, जिसमें पेशाब में प्रोटीन तो नहीं जा रहा है, यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो। फिर से नसों की जांच यानी कि बीपीटी, किसी किसी में ज़रूरत पड़े तो एबीआई टेस्टिंग भी होती है जिसको एंकल ब्रेकियल इंडेक्स बोलते हैं। हार्ट की जांच ज़रूरत पड़ने पे, लिवर के टेस्ट और इसके साथ आंखों के पर्दों की जांच हर सालाना हमें कराने की आवश्यकता होती है। यदि हम ये सारी जांचें प्रॉपर तरीके से जो भी रिकमेंडेशन उसकी तरह चलते हैं तो आगे डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशन को हम बहुत पहले ही रोक सकते हैं दवाइयों के माध्यम से और सतर्क होने के माध्यम से। याद रहे, यदि अगर हम सतर्क रहेंगे तभी हम इस बीमारी को प्रॉपरली डील कर पाएंगे। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ यानी कि जिसको प्री डायबिटीज़ भी बोला जाता है, इसमें अगर हमें हो जाए तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इसको विस्तार से जानने के लिए सबसे पहले तो ये जानिए कि प्री डायबिटीज़ या बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ होता क्या है। तो प्री डायबिटीज़ वो कंडीशन है जो कि डायबिटीज़ के आने से पहले वाली स्टेज है। इसमें बहुत हाई चांसेस है, यदि किसी को प्री डायबिटीज़ है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आगे चल के वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो पाएगा। इसमें जेनेटिक यानी जीन्स का फैक्टर बहुत प्ले करता है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि अगर आपका ज़्यादा बैठने का काम है, चलने फिरने का काम नहीं है, उसमें प्री डायबिटीज़ आने की क्षमता लक्षण ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा मोटापा यदि ये है तो जो है प्री डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, या फिर जीवन शैली प्रॉपर नहीं है जिसमें डाइट हम जो है ज़्यादा घी तेल या फिर ज़्यादा कैलोरी की डाइट कंज्यूम करते हैं, उन लोगों में प्री डायबिटीज़ होने के चांसेस कहीं ज़्यादा होते हैं। तो प्री डायबिटीज़ कब कहेंगे? प्री डायबिटीज़ के लिए खाली पेट की यदि शुगर चेक करते हैं वो 100 से ऊपर आती है, परंतु 126 से कम आती है, यानी 100 to 125 के बीच की खाली पेट की शुगर, या भरे पेट की शुगर 140 से तो ऊपर आती है पर 200 से नीचे आती है। 140 to 200 के बीच की शुगर, या फिर 3 मंथ्स का एवरेज ब्लड शुगर यानी कि HbA1c वो यदि 5.7 से 6.4 के बीच में आता है तो प्री डायबिटीज़ की कंडीशन कही जाएगी। प्री डायबिटीज़ अगर है तो हमें बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि यह इसमें बहुत हाई चांस है कि हम साल बेसाल डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, जहां ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो सकती है। इवन प्री डायबिटीज़ शोधों में पता चला है कि प्री डायबिटीज़ वाले कंडीशन में भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो केवल डायबिटीज़ से ही हार्ट की परेशानी नहीं होती, इवन प्री डायबिटीज़ में भी क्लॉटिंग की टेंडेंसी हाई होती है। तो ये एक बहुत बड़ी कंडीशन है जिसको हमें बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है। मेन ट्रीटमेंट प्री डायबिटीज़ में क्या है कि हमें प्रॉपर डाइट एक्सरसाइज करने की आवश्यकता होती है। लो कैलोरी फूड को कंज्यूम ज़्यादा करें, हाई कैलोरी फूड को कंज्यूम कम करें। नियमित तौर पे 40 to 1 आवर की एक्सरसाइज करें, 40 मिनट्स to 1 आवर की एक्सरसाइज करें। कोशिश करें कि एटलीस्ट 5% वेट लॉस कर लिया जाए। 10 to 15% तक कर सकते हैं तो ये प्री डायबिटीज़ रिवर्स होकर ज़ीरो भी हो सकती है। अगर हम प्री डायबिटीज़ को डाइट एंड एक्सरसाइज से बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत हाई चांस है कि हम आगे चल के डायबिटीज़ में कन्वर्ट नहीं हो। लेकिन हर प्री डायबिटीज़ को चाहिए कि वो रेगुलरली मॉनिटरिंग करता है शुगर के लेवल की, क्योंकि उनमें बहुत हाई चांस है कि वो आगे चल के डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उनको कम से कम 6 महीने से 1 साल में हमेशा उनको खाली पेट की शुगर या 3 मंथ्स की औसतन शुगर की जांच HbA1c रेगुलर बेसिस पे कराते रहना चाहिए और अपने डॉक्टर से रेगुलर बेसिस पे परामर्श एटलीस्ट 6 मंथली लेते रहें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ के कन्वर्जन रेट को कम कर सकते हैं। इनफैक्ट प्री डायबिटीज़ को वापस से नॉर्मल भी कर सकते हैं, यानी कि रिवर्स कर सकते हैं। क्या ज़्यादा शुगर खाने से डायबिटीज़ हो सकती है? ये बहुत कॉमन सवाल है, कॉमन क्वेश्चन है। इवन डॉक्टर्स में ये कन्फ्यूजन रहता है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चीनी, मिठाई या किसी भी शुगर की मात्रा को ज़्यादा खा रहा है तो उसको हाई चांस होगा कि डायबिटीज़ हो सकती है। पर यह कहना सरासर गलत होगा, क्योंकि ये जो डायबिटीज़ है वो एक शुगर की बीमारी तो समझाने के लिए बताई जाती है, पर ये इंसुलिन की हार्मोन की कमी के कारण जो होती है, जिसमें इंसुलिन हार्मोन कम बनेगा या इंसुलिन का प्रभाव कम हो जाएगा, इस कारण होती है। तो हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि डायबिटीज़ होती कैसे है। तो हम मेन अगर बात करें टाइप 2 डायबिटीज़, जो सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट है अपनी सोसाइटी में, टाइप 2 डायबिटीज़ का अहम कारण है जीन्स यानी कि जेनेटिक।
यदि जेनेटिक, और इसमें मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें एक जीन नहीं बट मल्टीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, जिसमें अगर जीन्स, बहुत सारे जीन्स में इन्वॉल्वमेंट होता है, किसी को भी अपने फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो उससे वो जीन्स हमें मिल सकते हैं। वो जीन्स डोरमेंट स्टेज में या फिर सोने वाली स्टेज में चले जाते हैं। इसके बाद कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि कोई भी स्ट्रेस अगर उस जीन्स पे पड़ता है तो वो जीन्स फिर से जागृत हो जाते हैं और डायबिटीज़ कर देते हैं। तो वो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो जीन्स को जागृत कर सकते हैं वो क्या क्या है? वो है हाई कैलोरी फूड का कंज्यूम करना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि कम खेलना कूदना या फिर कम हमारी एक्टिविटीज़ हो। इसके अलावा स्मोकिंग करना, अल्कोहल का कंज्यूम ज़्यादा करना, और इस एक्सरसाइज हमारी कम हो। अगर ये सारी चीज़ें अगर हैं तो हमारे जीन्स जो है जल्दी जागृत हो सकते हैं। तो इसलिए देखने को मिल रहा है कि आजकल की जनरेशन में टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत जल्दी आने को मिल रही है। यहाँ तक कि 15 से 20 साल के बच्चों तक में टाइप 2 डायबिटीज़ की इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो केवल शुगर खाने से डायबिटीज़ नहीं होती, लेकिन ज़्यादा शुगर खाने से इनफैक्ट हम देखेंगे कि अगर किसी नॉन डायबिटिक पेशेंट को, नॉन डायबिटिक पर्सन को, यदि वो 20 रसगुल्ले भी खा लेता है तो भी उसकी शुगर 140 से ऊपर नहीं जाएगी। तो यदि किसी को डायबिटीज़ नहीं है तो उसकी बॉडी में इंसुलिन इतनी अधिक मात्रा में बनेगा कि वो उस शुगर को न्यूट्रलाइज कर लेगा। लेकिन अगर उसको थोड़ा बहुत भी डायबिटीज़ के लक्षण होंगे या फिर प्री डायबिटीज़ होगा तो फिर वो शुगर 20 रसगुल्ले खाने के बाद शुगर का लेवल 140 के पार पहुंच जाएगा। तो हमें इन शॉर्ट हमें ये जानना है कि हाई कैलोरी फूड को कंज्यूम कम करना चाहिए। हाई शुगर अगर कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं तो ये अल्टीमेटली फैट में जाकर कन्वर्ट होता है, जो इंसुलिन के प्रभाव को कम कर देता है। आगे चल के शुगर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन यह डायरेक्ट कहना कि शुगर से, ज़्यादा शुगर खाने से डायबिटीज़ हो सकती है, यह जो है कहना गलत होगा। आज हम यहाँ जानेंगे, एक बहुत ही अहम सवाल के बारे में जानेंगे जो कि इंसुलिन के बारे में है। तो इंसुलिन के बारे में इस सोसाइटी में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है कि इंसुलिन से बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्या इंसुलिन से हार्ट या किडनी या स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये भ्रांति फैली कैसे है। सबसे यह देखा गया है कि इंसुलिन लेने जो स्टार्ट होती है इंडियंस में, वो बहुत लेट स्टार्ट होती है। ये तब स्टार्ट होती है जब ऑलरेडी डायबिटीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में पहुंच चुकी है, यानी कि 15 से 20 साल की जब डायबिटीज़ हो जाती है, दवाइयाँ असर करना बंद कर देती हैं, डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होने लगते हैं, जिसमें कि किडनी हार्ट का थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होने लगता है। उस स्टेज पे रिलेक्टेंस कम होती है, उस वक्त डॉक्टर इंसुलिन को इनिशिएट करता है और पेशेंट भी उस इंसुलिन को एक्सेप्ट करता है। जब हम इंसुलिन स्टार्ट करते हैं तब शुगर बेहतर कंट्रोल होने लगती है, पर पुरानी शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी आने लगे थे, उस चक्कर में किडनी या हार्ट में इन्वॉल्वमेंट फर्दर बढ़ता रहता है। तो इंसुलिन स्टार्ट करने के बाद, क्योंकि हमने बहुत लेट स्टार्ट करी, तो उसके बाद ऑलरेडी जो कॉम्प्लिकेशन था वो हो चुके थे, जिसको हम प्रिवेंट नहीं कर पाए। और नाम किस पे आता है? वो आता है इंसुलिन पे। तो इंसुलिन हम जान लें कि बहुत ही नेचुरल सब्सटेंस है, ये एक हार्मोन है जो कि ह्यूमन बॉडी से ही एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट अलग से नहीं होता, या शोधों में भी देखा गया है। और इनफैक्ट इंसुलिन सबसे पुराना मॉलिक्यूल है डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। इनफैक्ट टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन डिपेंडेंसी होती है, वो सालों साल इंसुलिन पे ही रहते हैं। इंसुलिन उनके लिए जीवन जीने का सहारा केवल इंसुलिन के माध्यम से ही होता है। 10 साल के बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, उनको 4 बार इंसुलिन जनरली स्टार्ट करते हैं। वो जनरली 60-70 साल 80 साल तक जी जाते हैं केवल इंसुलिन के माध्यम से। तो यह कहना बहुत गलत होगा कि इंसुलिन से कोई कॉम्प्लिकेशन होता है। इंसुलिन एक बहुत ही नेचुरल सब्सटेंस है, हार्मोन है, जो कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, और डायबिटिक बॉडी में ये प्रोड्यूस कम होने लगता है, या डायबिटीज़ में इंसुलिन का एक्शन या प्रभाव कम पड़ने लगता है, जिसके कारण हमें थोड़ी सी मात्रा एक्स्ट्रा इंसुलिन के माध्यम से बॉडी में देते हैं, तो शुगर बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित की जा सकती है। तो इंसुलिन से शोधों में भी पता चला कि किडनी या हार्ट में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है,
इनफैक्ट शुगर्स को हम बहुत अच्छे से इंसुलिन के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यह कहना बहुत गलत होगा कि इंसुलिन से हार्ट या किडनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, बट यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम रेगुलर मॉनिटरिंग करें शुगर की, कॉम्प्लिकेशंस को देखते रहें नियमित तौर पे कि कोई आ तो नहीं रहे, और जब इंसुलिन की रिक्वायरमेंट हो उस स्टेज पे यदि इंसुलिन को स्टार्ट कर दिया जाए तो आगे चल के हमारा जीवन काफ़ी बेहतर होगा, डायबिटीज़ काफ़ी अच्छे से नियंत्रण होगी, आगे होने वाले कॉम्प्लिकेशन रेट को भी हम काफ़ी हद तक इंसुलिन के माध्यम से कम कर सकते हैं। सो आज हम यहाँ जानेंगे ये डायबिटीज़ के लास्ट पार्ट में कि डायबिटीज़ में क्या क्या एडवांसमेंट आ चुके हैं। सो डायबिटीज़ हम देखेंगे बहुत पुरानी बीमारी है, हालांकि आजकल इसका इंसिडेंस और इसका डायग्नोसिस काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इंडिया अभी सेकंड कैपिटल है डायबिटीज़ की, नेक्स्ट ओनली टू चाइना, और ये 2045 में एक्सपेक्टेड है कि चाइना से को भी पार कर जाएगी। तो ये डायबिटीज़ हमारे इंडिया में बढ़ती जा रही है। इवन यंगर जनरेशन में टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इसके लिए बहुत सारे शोध हो रहे हैं क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड वाइड प्रिवलेंट है। काफ़ी ज़्यादा शोध होने के बाद काफ़ी सारे एडवांसमेंट्स भी आ रहे हैं। अगर हम बात करें मॉनिटरिंग की, तो पहले हमारे पास मॉनिटर करने के लिए कोई डिवाइसेस नहीं होते थे, हालांकि अब ग्लूकोमीटर डिवाइसेस अवेलेबल हो गए। ग्लूकोमीटर डिवाइसेस भी काफ़ी पुराने हो गए। इसके साथ ही साथ अब नए एडवांसमेंट में कुछ ऐसी डिवाइसेस आई हैं जो बिना प्रिक किए आपके चिप की तरह पेट में या हाथ में चिपक जाती हैं और ऑटोमेटिक हर 15 मिनट में इन शुगर्स को मॉनिटर करती रहती है। कुछ इस तरह की डिवाइस भी अभी रिसेंटली वो हुई है जो सिंपल चिपक जाने के कारण ही के साथ ही आपकी शुगर को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करती रहती है। तो ये हो गई मॉनिटरिंग डिवाइसेस। इसके बाद अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डाइट एंड एक्सरसाइज। तो डाइट में भी काफ़ी सारी चीज़ों में एडवांसमेंट हुए हैं, जैसे कि काफ़ी सारी ऐप्स अवेलेबल हो गई हैं। डाइट में जो है डिफरेंट डाइट्स, मेडिटेरेनियन डाइट जैसे चीज़ें काफ़ी एडवांस्ड डाइट्स में हेल्पफुल पाई गई हैं डायबिटीज़ में। इसके बाद अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट को हम डिवाइड करते हैं, यानी कि जो दवाइयों में ट्रीटमेंट में एडवांसमेंट्स आया है। कुछ दवाइयाँ इन डायबिटीज़ में ऐसी पाई गई हैं जो हार्ट के लिए और किडनी के लिए बेनिफिशियल होगी। पहले हम बात करते थे दवाइयाँ जो कि शुगर को कंट्रोल करें, लेकिन अब कुछ दवाइयाँ ऐसी आई हैं जो ना केवल शुगर को कंट्रोल करेंगे बट हार्ट का प्रॉब्लम होने से रोकेंगे, किडनी की प्रॉब्लम होने से रोकेंगे, इवन लकवा होने की प्रॉब्लम से को कम करेंगे। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि वज़न को भी गिराएंगी। वज़न गिरने से इंसुलिन का प्रभाव बढ़ता है, इंसुलिन का एक्शन बढ़ता है, इसके साथ साथ इंसुलिन ज़्यादा बनती है। तो इसमें हम बात करते हैं बीटा सेल प्रिजर्वेशन या रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ की। तो कुछ दवाइयाँ हमें हेल्प करती हैं कि हम डायबिटीज़ को या तो बढ़ने से रोक दें या उसको उल्टी डायरेक्शन में जाके उसको रिवर्सल पे बात करें। इसके बाद इंजेक्शन की बात करें तो कुछ इंजेक्शंस अवेलेबल हैं जो कि बहुत ज़्यादा फैट लॉस करा सकते हैं, आपके एपेटाइट को यानी कि भूख को कम करा सकते हैं, जिसके कारण अधिक वेट लॉस होने के कारण डायबिटीज़ को अगेन रोका जा सकता है, बढ़ने से रोका जा सकता है या इवन रिवर्स किया जा सकता है। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन में बहुत सारी टेक्निक अवेलेबल हो गई है। पहले सिरिंज के माध्यम से इंसुलिन लगती थी जो कि पेनफुल होती थी। अब इंसुलिन के पेन अवेलेबल हैं जो कि इतने छोटे नीडल्स होते हैं जिसमें हमें पता ही नहीं चलता कि इंसुलिन कब लग गई। पेनलेस इंसुलिन लगने के डिवाइसेस आ गए। इंसुलिन पंप आ गए हैं जो रेगुलर इंसुलिन हमें बिना कम प्रिक के इंसुलिन को रेगुलर बेसिस पे डिलीवर करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ अभी रिसेंटली वंस अ वीक यानी हफ्ते में एक बार इंसुलिन लगने का प्रोविज़न भी आ चुका है, जो कि ये इंसुलिन शोधों में है और अगले साल इंडिया में भी आने वाली है। तो जिसमें हमें डेली की जगह हफ्ते में एक बार इंसुलिन लगाने की आवश्यकता होगी। इसके बाद ओरल इंसुलिन, इसका भी शोध चल रहा है कि इंजेक्शन की जगह यदि हमें एक सिंपल टैबलेट के फॉर्म में इंसुलिन मिल जाए। इसके ऊपर भी एडवांसमेंट चल रहा है, ये अभी आया नहीं है बट बहुत रिसेंटली हमें एक्सपेक्टेड है कि ये अगर यदि आता है तो फिर हमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके साथ कई सारे एडवांसमेंट इस तरह के भी चल रहे हैं कि इंसुलिन को टोटली क्यों ना बिना दवाइयों के ही हम रिवर्स कर पाएँ, जैसे कि जीन्स थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, इस तरह के भी शोध कंटिन्यूसली चल रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल अवेलेबल जो हमारे पास थेरेपीज़ हैं वो हम जो यूज़ कर रहे हैं और न्यू और आधुनिक तकनीकों से जो डायबिटीज़ ट्रीट कर रहे हैं उसमें मॉनिटरिंग डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं,
नई तकनीकों से इंसुलिन की डिलीवरी यूज़ कर रहे हैं, नई नई दवाइयाँ जो कि हार्ट और किडनी के लिए ना केवल सेफ़ हैं बल्कि उसको प्रोटेक्ट करती हैं, उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। इससे हम डायबिटीज़ को अब नए तरीके से देखने लगे हैं, जिसमें कि ना केवल डायबिटीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी है बल्कि डायबिटीज़ से रिलेटेड होने वाली कॉम्प्लिकेशन को रोकना ज़रूरी है। डायबिटीज़ के प्रोग्रेशन को रोकने के साथ साथ उसके रिवर्सल की बात करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों के माध्यम को देख के ही आजकल डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट को हम फॉलो करते हैं।